आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा सुहेलदेव और पृथ्वीराज चौहान की। ये जो टॉपिक है ये लिया है मैंने 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी से और चैप्टर नंबर 7 से। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे राजा सुहेलदेव के कार्य और राजा पृथ्वीराज चौहान के कार्य, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। राजा सुहेलदेव कब और कहाँ का शासक बना, तो ये अपने पिता प्रसन्नजीत की मृत्यु के बाद 1027 ईस्वी में बहराइच राज्य का शासक बनता है और 1077 ईस्वी तक ये शासन करता है। सुहेलदेव ने अपने राज्य को कितने भागों में बांटा, तो उसने अपने राज्य को सुविधा की दृष्टि से अवध और आसपास के क्षेत्रों को इकट्ठा करके प्रशासनिक आधार पर 21 भागों में बांट दिया। सुहेलदेव का जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 990 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था और वह राजभर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। यानी कि सुहेलदेव के अलावा उनका नाम क्या था, राजभर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार ने राजा सुहेलदेव के प्रति आभार कैसे प्रकट किया, तो भारत सरकार ने 2018 में राजा सुहेलदेव और पृथ्वीराज जो चौहान है उन पे डाक टिकट जारी करके अपने आभार को व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्क राज्य के विस्तार की जिम्मेवारी किसने ली थी। जैसे ही महमूद गजनवी की मृत्यु होती है, जो तुर्क आक्रमणकारी था, तो उसके बाद किसने जिम्मेवारी ली, तो ये ली है सैयद सलार मसूद ने। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए मसूद के आक्रमण का सामना कौन करता है, तो ये राय महिपाल और राय हरगोपाल नामक जो स्थानीय शासक हैं उस टाइम के जो रह रहे थे, तो उन्होंने किया, लेकिन वे मसूद से हार गए। यानी कि इन्होंने लड़ाई में भाग तो लिया, इनसे हिस्सा तो लिया, लेकिन ये मसूद से हार जाते हैं। किस क्षेत्र के स्थानीय शासकों ने मसूद की अधीनता स्वीकार कर ली, इन्होंने तो विरोध किया राय महिपाल और राय हरगोपाल ने, लेकिन मेरठ, बुलंदशहर और बदायूं के शासकों ने क्या किया, मसूद की अधीनता यानी कि इसके अधीन रहना स्वीकार कर लिया। और राजा सुहेलदेव से उन्होंने मसूद को रोकने का आग्रह भी किया। ठीक है, तो उस टाइम पे राजा सुहेलदेव से ये सहायता मांगते हैं। बहराइच के राजा किसके उपासक थे, जैसे कि ये बहराइच का ही शासक था सुहेलदेव, तो ये सूर्यदेव की उपासना करते थे। और जो बहराइच जो जगह है इसको ब्रह्माइच के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि बहराइच का अन्य नाम क्या है, ब्रह्माइच। बहराइच की पहली लड़ाई किसके बीच हुई और इसमें कौन विजयी रहता है, तो ये सुहेलदेव के नेतृत्व में छोटे बड़े राज्य क्षेत्र और मसूद के बीच हुई, जिसमें मसूद की ही जीत होती है। क्यों, क्योंकि जैसे कि अभी भी हमने एक क्वेश्चन में जाना है कि मेरठ, बुलंदशहर और बदायूं के शासकों ने राजा सुहेलदेव से आग्रह किया था मसूद को रोकने का। ठीक है, तो इसी तरह से छोटे बड़े जो राज्य इकट्ठे होते हैं और लड़ाई होती है मसूद के साथ, तो जिसमें जीत मसूद की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सलार जो मसूद है वो कब और कैसे मारा गया था, तो जून 1034 ईस्वी में सुहेलदेव के साथ लड़ाई में, तो लड़ाई किसके साथ हुई है, सुहेलदेव के साथ ही, तो जून 1034 ईस्वी में ये मारा जाता है। भारतीय राजपूतों में किस वंश का विशेष स्थान है और इसका संस्थापक कौन था, तो जो भारतीय राजपूत हैं उनमें चौहान वंश, ठीक है, तो मोस्टली कौन सा वंश मुख्य स्थान रखता है, चौहान वंश का विशेष स्थान है। और इसकी स्थापना, चौहान वंश की स्थापना किसने की है, वासुदेव चौहान ने की थी। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ आपके कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौहान राजवंश ने किन क्षेत्रों पे शासन किया, तो ये शासक शासन करते हैं जैसे कि राजस्थान में, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और आसपास के इलाके। ठीक है, लगभग ये कहेंगे हम पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर भारत है जहाँ पे चौहान राजवंश फैला हुआ था। चौहान वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे, तो इसमें जैसे कि सीरियल वाइज दिए गए हैं। विग्रहराज प्रथम जो शासन करता है 734 से 759 ईस्वी तक, 734 टू 759 तक। और गोविंद राज प्रथम इन्होंने शासन किया है 809 से 836 ईस्वी तक। विग्रहराज द्वितीय का शासन आता है, तो ये शासन करते हैं 971 से 988 तक। और विग्रहराज तृतीय जो है
फिर इनका शासन है 1070 से लेकर 1090 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, तो इनका शासन हुआ है 1050 से लेकर 1164 ईस्वी तक। पृथ्वीराज चौहान जो कि एक महान राजा था इस वंश का, तो उसका शासनकाल रहा है 1178 से लेकर 1192 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था और उसे क्या कहा जाता था? तो ये चौहान वंश का अंतिम राजा, जैसे कि हमने जाना है, इसका शासन रहा है 1178 से 1192 तक। तो ये राजा थे पृथ्वीराज चौहान और उन्हें राय पिथौरा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? 2 क्वेश्चन कवर हो गए। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और, जैसे कि वे शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत ही निपुण थे। क्या करते थे वो? शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत ही निपुण थे। इसके अलावा जो है वो कितने लगभग 36 अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। ठीक है, क्या करते थे? 36 के लगभग 36 के लगभग अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उन्हें यानी कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का शेर क्यों कहा जाता था? तो बिना हथियार के ही इन्होंने शेर को मार दिया था। ठीक है, बिना हथियार के ही शेर को मार देने के कारण और ही उन्हें अजमेर का शेर कहा जाता था। इसका अलावा अन्य नाम उनका क्या दिया गया था? पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वीराज का जन्म कब और कहाँ पे हुआ है? तो ये 1165 ईस्वी में अजमेर के शासक सोमेश्वर हैं और उनकी माता का नाम था कमला देवी। उनके घर पर इनका जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट में जान लेते हैं कि केवल 13 वर्ष की आयु में ही यानी कि 1178 ईस्वी में ही इनके पिता की मौत हो जाती है और फिर इनको अजमेर का शासक नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का उत्तराधिकारी किसने बनाया? तो इनकी बहादुरी और वीरता से इनके जो नाना है अनंगपाल वो प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होकर इन्हें दिल्ली का भी उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के राजा को कब हराया? तो गुजरात का राजा है भीमदेव द्वितीय, तो उनको हराते हैं ये कब? 1186 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यानी कि इतिहास में कहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है? तो इन पर एक ग्रंथ लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य, जो इनके बारे में भरपूर जानकारियां देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो इसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई। किसने की है? चंद्रबरदाई, जो क्या थे? पृथ्वीराज के उनके मित्र भी थे और उनके राजकवि। ठीक है, दोनों ही थे, मित्र भी और राजकवि। तो इन्होंने अपने मित्र की प्रशंसा में इस काव्य की रचना की है, पृथ्वीराज रासो की। नेक्स्ट लेते हैं, किस ग्रंथ में पृथ्वीराज की 16 रानियों के नाम मिलते हैं? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, जिसमें 16 रानियों का उल्लेख या वर्णन मिला है। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं और विद्याओं का ज्ञान था? मतलब वो कितनी भाषाओं, जैसे कि 6 भाषाएं हैं, संस्कृत, प्राकृत, अब्रस, पैसाची, मगधी और सुरसैनी। ठीक है, तो इन भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। विद्या किसकी शास्त्र में इनको विद्या प्राप्त थी? जैसे कि धर्मशास्त्र, मीमांसा में, आयुर्वेद, गणित और संगीत समेत 14 विद्याओं के ये महान ज्ञाता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत को 1175 ईस्वी में किस तुर्क आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था? तो ये थे मोहम्मद गौरी और उसने 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर लगातार हमले किए थे। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत में कौन कौन सी 3 शक्तिशाली राजवंश थे? जैसे कि 3 शक्तिशाली राजवंशों के में थे गुजरात के चालुक्य, दिल्ली और अजमेर के चौहान, जिस वंश के एक महान राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और तीसरा था कनौज के गढ़वाल वंश के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश करने के लिए किस रास्ते को चुना? तो उसने खैबर की बजाय गोमल दर्रे से सुरक्षित रास्ते को चुना। तो उन्होंने जो खैबर दर्रा है उसको छोड़ दिया और सुरक्षित रास्ता जो गोमल दर्रा है उसको
चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को कब हराया? तो इसने 1178 ईस्वी में हराया है। यह पराजय इतनी भयानक थी कि गोरी ने अपनी जान बचाकर गजनी भागने में ही अपनी सफलता समझी। कैसी हार दी थी मूलराज द्वितीय ने उनको कि ये जान बचाकर गजनी भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया? तो हमीर जो महाकाव्य है वो ये बताता है कि उन्होंने 7 बार गोरी को हराया है। पृथ्वीराज रासो उन्हें बताता है 21 बार हराया है। लेकिन जो एक मुस्लिम लेखक है मिन्हाज, ठीक है, और फरिश्ता, ये दोनों कहते हैं कि इनकी दोनों की लड़ाई सिर्फ 2 बार ही हुई है। तराइन की 2 लड़ाइयाँ, जैसे कि तराइन की लड़ाइयाँ मशहूर है ना, तो उन 2 लड़ाइयों में ही इनकी वर्णन मिलता है इन लेखकों के अनुसार। तराइन की पहली लड़ाई कब और किसके बीच में? जैसे कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है, जिसमें गोरी की हार होती है। फिर नेक्स्ट लेते हैं, तराइन की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई? तो ये हुई है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गोरी की जीत हो जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो, इसमें लगभग पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी में यहाँ लगभग कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1194 ईस्वी में कन्नौज शासक जयचंद राठौड़ और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी की ही जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों ने कब तक विदेशी आक्रमण का सामना किया है? तो लगभग इन्होंने 570 वर्षों तक विदेशी आक्रमणों को ये झेलते रहे हैं, 636 से लेकर 1206 ईस्वी में। फिर लास्ट में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर राज चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौहान शासकों में किलों का निर्माण करवाया है? तो इन्होंने करवाया है राय पिथौरा का, दिल्ली, अजमेर और झांसी के किले का। तो इसमें लगभग कंप्लीट चैप्टर रिवाइज होता है। सो इफ लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।